नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल MEA स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट 4, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एवरेज वैल्यू क्या होती है, RMS वैल्यू क्या होती है, पीक फैक्टर, रिपल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ AC सर्किट से। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि AC वेवफॉर्म्स क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं AC वेवफॉर्म्स से। AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट वेवफॉर्म क्या होती है या फिर अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर अगर मैं एक वेवफॉर्म ड्रॉ करूँ, उसे मैं अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म कब कहूँगा? जब भी कभी वेवफॉर्म अपनी पोलैरिटी चेंज करती हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस वेवफॉर्म को हम लोग अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म कहते हैं। अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म कब कहते हैं? वो अपनी पोलैरिटी चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उस वेवफॉर्म को हम लोग अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये जीरो है, ये निगेटिव है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस टाइम तक इस वेवफॉर्म की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव थी। इस टाइम के बाद इस वेवफॉर्म की वैल्यू जो है यहाँ पर निगेटिव है। तो ऐसे वेवफॉर्म्स को हम लोग अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म कहते हैं। तो अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म के टाइप्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर पीरियोडिक, अपीरियोडिक, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, ऐसे बहुत से टाइप्स है। लेकिन यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग सीखेंगे। ये चारों टाइप अभी हम सीख लेंगे, बाकी के जो टाइप्स है वो हम लोग सिग्नल और सिस्टम में और डीप में सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर इस वेवफॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में ये वेवफॉर्म सेम बिहेवियर कर रही है, यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल है। तो इस टाइप के वेवफॉर्म को हम लोग सिमेट्रिकल वेवफॉर्म कहते हैं। तो ये वेवफॉर्म देखिए, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है वो इक्वल नहीं है, यानी कि एरिया अंडर द कर्व यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में और निगेटिव हाफ साइकिल में इक्वल नहीं है। तो इस वेवफॉर्म को हम लोग असिमेट्रिकल वेव कहते हैं। एसी वाली वेवफॉर्म को हम लोग असिमेट्रिकल वेवफॉर्म कहते हैं। यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये रिपीट हो रहा है, ये कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। तो इस वेवफॉर्म को हम लोग पीरियोडिक वेवफॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे और कंसेप्ट निकल के आते हैं। साइकिल क्या होता है? तो यहाँ पर ये पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इस एक पैटर्न को हम लोग एक साइकिल कहते हैं, इसे हम लोग साइकिल कहते हैं। तो टाइम पीरियड टी क्या होता है वो देख लेते हैं। तो वेवफॉर्म को एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड टी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड के अंदर वेवफॉर्म कितने साइकिल्स कंप्लीट करती है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहती है। उसका फॉर्मूला आ जाता है 1/t। तो अब हम लोग देखते हैं कि अपीरियोडिक वेवफॉर्म कैसी होती है। तो जिस भी वेवफॉर्म का टाइम पीरियड इन्फिनाइट होता है उसे हम लोग अपीरियोडिक वेवफॉर्म कहते हैं, यानी कि उसमें कुछ पैटर्न रिपीट नहीं होता, इसलिए हम लोग उसे अपीरियोडिक वेवफॉर्म कहते हैं। तो अभी हम लोग हमारे टॉपिक के और चलते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ AC सर्किट। तो यहाँ पर ये जो वेवफॉर्म है इसे हम लोग स्क्वायर वेवफॉर्म कहते हैं, ये ट्राइंगुलर वेवफॉर्म है, ये मल्टीपल स्क्वायर वेवफॉर्म से बनी हुई है, ये मल्टी लेवल इन्वर्टर या फिर 3 लेवल इन्वर्टर का आउटपुट है। इस वेवफॉर्म को हम लोग साइनोसाइडल वेवफॉर्म कहते हैं। साइनोसाइडल वेवफॉर्म जो होती है वो बेस्ट वेवफॉर्म है फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इलेक्ट्रिकल लोड को हम लोग साइनोसाइडल वेवफॉर्म के इनपुट दे तो ये सारे लोड हाई इफिशियंसी पर वर्क करते हैं। साइनोसाइडल वेवफॉर्म के लिए THD 0 होता है। तो THD क्या होता है ये हम लोग रफ में देखते हैं। THD जो है वो पावर क्वालिटी टर्म है, ये हार्मोनिक कंटेंट रिप्रेजेंट करता है। हार्मोनिक कंटेंट यानी कि वेवफॉर्म में हार्मोनिक कंटेंट कितना है। अगर THD इक्वल टू 0 है यानी कि 0 हार्मोनिक कंटेंट है, इस साइनोसाइडल वेव में 0 हार्मोनिक कंटेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये याद रखना है कि साइनोसाइडल वेवफॉर्म में हार्मोनिक कंटेंट 0 होते हैं। बाकी हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर सीरीज जब लेके आएंगे तो THD
डीप में हम लोग सीखेंगे कि टीएचडी क्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेवफॉर्म। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह करते हैं, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पर v जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, vm जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसकी यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड है, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई इंटू एफ। इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में ओमेगा टी की वैल्यू अगर हम लोग पाई बाई 2 पुट करें तो देखिए हमें क्या मिलता है, साइन पाई बाई 2 अगर मैंने पुट किया, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो v मेरा निकल के आ गया वीएम यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई बाई 2 होगा, तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वीएम मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग ओमेगा टी को रिप्लेस कर देंगे थीटा से तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा आएगा। यहाँ पर अगेन आई जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आई एम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, थीटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसकी यूनिट जो होगी वो डिग्रीज में आएंगी। अभी हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेज शिफ्ट क्या होता है। फेज शिफ्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी मैंने कंसिडर किया, तो मैं इसे अगर एक एक एंगल लेके प्लॉट करूँ तो मुझे ये वाली वेवफॉर्म ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आउटपुट में मिलेगी। सेकेंड वेवफॉर्म जो है वी एम इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पर हम लोग कन्वेंशन लेके चलेंगे कि माइनस साइन जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हर बार लैगिंग के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, और पॉजिटिव साइन जो है वो लीडिंग के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर माइनस फाइव यानी कि V1 जो है वो 5 एंगल से लैग कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि V1 स्टार्ट लेट एन एंगल ऑफ 5। V1 जो है वो लेट स्टार्ट कर रहा है V1 की कंपैरिजन में 5 एंगल से। तो यहाँ पर मैं 5 एंगल जाने देता हूँ, 5 एंगल जाने देता हूँ, उसके बाद मेरा V1 चालू होगा और अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा। इसे मैं रिवर्स ट्रैक्स करूँ तो मुझे इस प्रकार मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लीडिंग कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो प्लस 5 एंगल, तो प्लस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लीडिंग के लिए। तो यहाँ पर अगेन v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो v जो है वो 0 से चालू होगा, यहाँ पर देखिए, और v1 जो है वो +5 किया, यानी कि v1 जो है वो पहले चालू हो रहा है। यहाँ पर मुझे ग्राफ में ये वेवफॉर्म आउटपुट में मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया वेवफॉर्म का। अभी हम लोग देखते हैं कि फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेफरेंस लाइन प्लॉट करेंगे 0 डिग्रीज के ऊपर। यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि हमारे जो फेजर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अगर रेफरेंस लाइन पर खड़े होकर देखूं तो V2 जो है वो मेरा लीड कर रहा है रेफरेंस लाइन को, और V1 जो है वो लैग कर रहा है रेफरेंस लाइन को। तो यहाँ पर लीड और लैगिंग एंगल आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि V1 जो है वो लैग कर रहा है V2 को बाय द एंगल ऑफ θ1 प्लस θ2। तो हम इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमको ज़्यादा क्लियर होगा कि हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जाम में हमें कुछ दो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिए जाएंगे वेवफॉर्म्स के, और पूछा जाएगा कि इनके बीच फेज एंगल डिफरेंस कितना है, या फिर कौन सा कंपोनेंट लैगिंग है और कौन सा कंपोनेंट लीडिंग है वो बताओ। तो हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू कैपिटल I1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, और I2 इज इक्वल टू I2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। यहाँ पर मैं रेफरेंस लाइन पहले 0 पे पुट करता हूँ, बाद में I1 जो है वो लीडिंग कर रहा है पाई बाई 6 एंगल से। तो यहाँ पर पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री, और I2 जो है वो पाई बाई 4 एंगल से लैग कर रहा है, क्योंकि हमने पहले ही कन्वेंशन लेके रखे कि माइनस साइन जो है वो हम लोग लैग के लिए यूज करेंगे और प्लस साइन जो है वो लीड के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर 45 डिग्री से यानी कि पाई बाई 4 एंगल से लैग कर रहा है। ये मेरा I1 है और ये मेरा I2 है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे कि I1
कहाँ पर लीडिंग दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। v यहाँ पर दिया गया है vm cos ओमेगा टी -30 और i दिया गया है im sin ओमेगा टी +30। तो यहाँ पर हम लोग रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं 0 डिग्री पर। v जो है वो -30 है, यानी कि 30 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि लैगिंग रेफरेंस को, और i जो है वो 30 डिग्री लीड कर रहा है। तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा और आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। क्यों आपका आंसर गलत आएगा? तो यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो एक जो टर्म है वो कॉस में दी गई है और दूसरी जो टर्म है वो साइन में दी गई है। या तो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट करो या फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, दोनों भी सेम होने चाहिए, तभी हम रेफरेंस एक्सिस पे उन्हें मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा इस फॉर्मूले का, साइन 90 + थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस की टर्म में साइन में कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो इस पूरे टर्म को मैं थीटा कंसिडर करूंगा। तो मेरा सिंप्लीफिकेशन करने पर आंसर आ जाएगा साइन 90 + ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस आएगा क्योंकि ये -30, तो Vm साइन ओमेगा टी +60। तो अभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो ये भी साइन के टर्म में है और ये भी साइन के टर्म में, तो अभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रेफरेंस लाइन मार्क किए, उसके बाद देखा कि v जो है वो +60 यानी कि लीडिंग है रेफरेंस एक्सिस को, +60, i जो है वो +30 यानी कि वो भी लीडिंग है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा, v लीड्स i बाय 30 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर v दिया गया है vm साइन ओमेगा टी और i दिया गया है im साइन ओमेगा टी +30। तो यहाँ पर दोनों भी टर्म साइन में है, तो हम लोग एक रेफरेंस एक्सिस पे मार्क कर सकते हैं। ये मेरा रेफरेंस एक्सिस आ गया। ये v जो है वो रेफरेंस एक्सिस पे ही डायरेक्टली आ जाएगा क्योंकि उसका एंगल जो है वो यहाँ पर 0 है, तो v मैंने यहाँ पर मार्क किया। ये i जो है वो +30 है यानी कि ऊपर की तरफ 30 डिग्री, तो i लीड्स v बाय 30, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक साइन की टर्म है एक कॉस की टर्म है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन को कॉस में या फिर कॉस को साइन में। तो इजी पड़ता है कॉस को साइन में कन्वर्ट करना। साइन 90 + थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर i जो है आई एम साइन 90 + ओमेगा टी -60, आई एम साइन ओमेगा टी +30। तो यहाँ पर दोनों टर्म का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर भी +30 है और वहाँ पर भी +30 है, यानी कि दोनों भी एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने रेफरेंस मार्क किया 0 डिग्री के ऊपर, यहाँ पर i जो है और v जो है वो एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं, ये v ये i, और यहाँ पर एंगल 30 डिग्री प्लस में, यानी कि वो लीड कर रहा है। तो v एंड i आर कोफेजियल, ये मैं लिख सकता हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये फॉर्मूलाज है कुछ जो हमें काम आने वाले हैं इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, तो इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं, ऑल एस टी कंडक्टर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवरेज वैल्यू क्या होती है। एवरेज वैल्यू इज स्टेडी स्टेट इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ टाइम वेरिंग वेव फॉर्म। तो यहाँ पर आई एवरेज का बेसिक फॉर्मूला दिया गया है, आई एवरेज इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t आई ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो ये जो टर्म है वो एरिया अंडर द कर्व है फॉर गिवन टाइम पीरियड। तो अगर हम इसे शॉर्टकट ट्रिक के तरह इस्तेमाल करें तो हमारी ट्रिक यहाँ पर बनकर आ जाएगी, आई एवरेज इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व फॉर 0 to t डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड या फिर एरिया अपॉन टी। तो एरिया हमें कंसिडर करना है एक टाइम पीरियड के अंदर का सिर्फ। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं वी एवरेज निकालना। वी एवरेज मेरा कैसे निकल के आ जाएगा, मेरा शॉर्टकट फॉर्मूला है एरिया अपॉन टी। एरिया जो है यहाँ पर रेक्टेंगल दिखता है हमें, तो वी एम इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा वी एम।
तो वी एवरेज मेरा आंसर है वीएम। अगेन यहाँ पर आई एवरेज निकालना है, तो आई एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया फॉर गिवन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो एरिया हमें ये एक टाइम पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो हमें एरिया सिर्फ इतना लेना पड़ेगा। तो इतना एरिया कैसा आएगा, आई एम इंटू टी बाई टू डिवाइडेड बाई टी, टी और टी कैंसिल हो जाएगा। आई एवरेज का आंसर मेरा आ जाएगा आई एम डिवाइडेड बाई टू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस डायग्राम में, अगेन मेरा वी एवरेज जो है वो है एरिया फॉर टाइम पीरियड टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो वी एवरेज कैसे आएगा, एरिया जो है यहाँ पर ट्रायंगल है, तो 1/2 हाइट वी एम इंटू बेस टी डिवाइडेड बाई टी, टी और टी कैंसिल हो जाएगा। मेरा वी एवरेज का आंसर है वी एम बाय टू। नेक्स्ट चलते हैं अगले वर्ब फॉर्म की तरफ। तो यहाँ पर आई एवरेज निकालने के लिए कहा गया है, आई एवरेज। तो एरिया अंडर द कर्व फॉर टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई टी, तो ये जो एरिया है ये हमें निकालना है। तो कैसे आएगा, ये ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू हाइट आई एम इंटू बेस टी बाई टू डिवाइडेड बाई टी, टी और टी कैंसिल, आई एवरेज का आंसर है आई एम बाय 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकालनी है, आई एवरेज इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड टी। तो यहाँ पर एरिया निकालते हैं, सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, एल इंटू बी यानी कि 5 इंटू 5। नेक्स्ट अभी हम लोग ये वाला एरिया निकालते हैं, तो यहाँ पर 3 इंटू 2 ये आ जाएगा, प्लस अभी ये वाला एरिया निकालते हैं, -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड जो है वो मेरा 8 है, 25 प्लस 6 -1 डिवाइडेड बाय 8, तो मेरा आंसर 30/8 आ जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करें तो लगभग 3.7 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमें यहाँ पर वी एवरेज निकालना है। तो वी एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व फॉर टाइम पीरियड टी डिवाइडेड बाई टी। तो एरिया मुझे सबसे पहले ये वाला निकालना है, तो ये वाला एरिया जो है वो 2 इंटू 2 में निकल जाएगा, प्लस अभी ये वाला एरिया निकालना है, तो यहाँ पर -1 इंटू 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 to 6 है ना, तो 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड जो कि मेरा है 6, 4 - 4 डिवाइडेड बाय 6, आंसर मेरा 0 आ जाएगा। हाफ साइकिल का एरिया हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ वेवफॉर्म इक्वल टू 0 व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ साइकिल एरिया। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर ऊपर भी 5 एम्पियर है, नीचे भी 5 एम्पियर है, ये पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू निगेटिव एरिया आ गया, इसलिए आई एवरेज डायरेक्टली 0 है। इसे हमने ऊपर एक नाम भी दिया था जो कि है सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। ये जो है वो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल में एग्जैक्टली इक्वल वेव है। पर इस डायग्राम में अगर हम लोग देखेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में स्क्वायर और निगेटिव हाफ साइकिल में ये वेवफॉर्म रेक्टेंगल है, तो इसे हम लोग सिमेट्रिकल नहीं कहेंगे, इसे हम लोग असिमेट्रिकल वेवफॉर्म कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव हाफ साइकिल एरिया इज इक्वल टू निगेटिव हाफ साइकिल एरिया हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, इसीलिए यहाँ पर वी एवरेज जो आंसर है वो 0 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमने अब तक के यहाँ पर शॉर्ट नोट निकाल के रखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये पॉइंट्स याद रहे तो एग्जाम में चुटकियों में आंसर निकल सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग एवरेज वैल्यू फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए, फुल वेव के लिए डायरेक्टली 0 लिखनी है, आपको डायरेक्टली 0 लिखनी है। अगर पॉजिटिव एरिया और निगेटिव एरिया इक्वल है या फिर वो वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है, एवरेज वैल्यू का आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। लेकिन हाफ साइकिल का पूछा गया है तो 1/t/2 0 to t/2 v of t d of t। अगर अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, अगर हम अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म है तो एवरेज वैल्यू के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है उसी का प्रयोग करें। यहाँ पर डायरेक्टली कुछ पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट का एवरेज वैल्यू जो है वो Vm/2 है और फुल वेव के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कांस्टेंट डीसी सप्लाई के लिए कांस्टेंट, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि आइडियल डीसी सप्लाई के लिए एवरेज वैल्यू जो है वो k/2 आती है। यहाँ पर k जो है वो I है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया हो एग्जाम में तो एवरेज वैल्यू कैसे निकाले। तो डायरेक्टली जो डीसी ऑफसेट वैल्यू है उसे ही हम लोग एवरेज वैल्यू डिनोट करते हैं। यहाँ पर I की टर्म में I0 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस वेवफॉर्म की तरफ आ जाते हैं। I एवरेज निकालने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव एरिया और निगेटिव एरिया इक्वल है, इसलिए आई एवरेज डायरेक्टली 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें आई एवरेज निकालने के लिए कहा गया है। तो आई एवरेज का जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जो कि है एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड टी। तो यहाँ पर एरिया जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हम लोग एक साइकिल कितना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग 1 साइकिल कहेंगे। आई एवरेज के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, बाद में इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और इन दोनों की एडिशन कर देंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग निकालते हैं ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू हाइट 10 - 5 यानी कि 5 आ जाएगी इंटू बेस प्लस अभी इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं 5 इंटू 4 ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड जो है मेरा 4 है। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4 25 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम इसे और सॉल्व करें तो मेरा आंसर जो है आई एवरेज आ जाएगा 6.25 एम्पियर। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस वैल्यू रिप्रेजेंट स्टेडी स्टेट इक्विवेलेंट वैल्यू और ट्रू वैल्यू ऑफ वेवफॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेवफॉर्म। तो यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t v ऑफ टी स्क्वायर डी टी, और इन सब का हमें रूट लेना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है उसे मैं वीएम कंसिडर कर लेता हूँ। ये जो कोऑर्डिनेट है इसे हम लोग 0 0 कहेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ये मेरे t, vm कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला के रूल के हिसाब से इंटीग्रेशन के लिए हमें v ऑफ t की वैल्यू चाहिए, यानी कि उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो हमें यहाँ पर लाइन इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो m जो होता है वो स्लोप ऑफ द लाइन होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं x1 y1 और x2 y2 को। तो यहाँ पर y2 माइनस y1 यानी कि vm माइनस 0 डिवाइडेड बाय t माइनस 0 vm बाई टी। m की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं y इज इक्वल टू vm बाई टी इंटू एक्स। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आया इसलिए यही मेरी लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पर c की टर्म 0 आएगी क्योंकि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से गुजर रही है। तो इसे मैं पुट करता हूँ इस फॉर्मूले के अंदर, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट के अंदर 1/t इंटीग्रेशन 0 to t vm बाई टी इंटू एक्स होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर vm बाई टी ये मेरा कांस्टेंट है, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो vm स्क्वायर टी स्क्वायर और t यहाँ पर t क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to t एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो vm स्क्वायर बाय टी क्यूब एक्स क्यूब बाय 3, और इसकी लिमिट जो है वो मैं पुट करूँगा 0 से लेकर t तक के। तो इसे अगेन सॉल्व करता हूँ vm स्क्वायर बाय टी क्यूब बाय 3 माइनस 0। यहाँ पर 0 है, इसे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर ही वो कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो निकल के आएगा vm बाय रूट 3। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली याद रखना है, मेरी डायग्राम अगर AC हो तो मेरा आंसर डायरेक्टली vm बाय रूट 3, अगर AC हो फिर भी मेरा आंसर vm बाय रूट 3 है। AC डायग्राम के लिए भी vm बाय रूट 3 आंसर है, सॉटूथ वेव बोलते हैं इसे। और AC डायग्राम अगर हो फिर भी मेरा आंसर vm बाय रूट 3, ये VRMS आना ही आना है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, ट्रायंगुलर शेप में कंटिन्यूस वेवफॉर्म अगर हो तो मेरा आंसर vm बाय रूट 3 आता है। लेकिन अगर ऐसी
डिसकंटिन्यूटी आ जाए, ऐसी डिसकंटिन्यूटी आ जाए वेवफॉर्म के बीच, तो आंसर बदल के मेरा Vm/√6 आ जाएगा। बस इतना चेंज करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। Vm/√3 की जगह पर Vm/√6 आ जाएगा। कब? जब भी कभी मेरी ऐसी डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के अंदर। तो जैसे हमने एवरेज में देखा वैसे ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि साइनोसाइडल वेवफॉर्म के लिए जो मेरी Vrms है वो आती है Vm/√2। ये वैल्यूज ये डायरेक्टली याद रखो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कांस्टेंट डीसी सप्लाई के लिए क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर Irms डायरेक्टली ए आंसर आ जाता है, और अगर मेरी स्क्वायर वेवफॉर्म है तो भी मेरा आंसर डायरेक्टली ए आ जाएगा, या फिर यहाँ पर जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो आंसर आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार हमने एवरेज वैल्यू के लिए देखा उसी प्रकार हम लोग आरएमएस वैल्यू के लिए भी लिख सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट जो है वो उसकी आरएमएस वैल्यू जो है वो Vm/2 है, और फुल वेव रेक्टिफायर आरएमएस वैल्यू जो है वो Vm/√2 है। अगर हमें इक्वेशन दिए गए हो, मैथमेटिकल इक्वेशन, और उससे हमें आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया हो, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर फॉर्मूला बनकर आ जाएगा Irms इज इक्वल टू रूट के अंदर I0² प्लस I1/√2 स्क्वायर प्लस I2/√2 होल स्क्वायर, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I0² प्लस 1/, बाहर निकल के 1/2 आ जाएगा, और I1² प्लस I2² प्लस I3² अप टू जितने भी टर्म दिए गए उतने। तो यहाँ पर हम लोग कुछ और वेवफॉर्म देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो कि ओनली फॉर स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए है। सिर्फ स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए ये ट्रिक है आरएमएस वैल्यू निकालने की। तो यहाँ पर मुझे Vrms निकालना है, तो मैं यहाँ पर Vm² लिखता हूँ, जो कि कांस्टेंट का स्क्वायर लिखना है, इनटू कितने टाइम के लिए वो वेव चल रही है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड t, और इसका हमें रूट ले लेना है। तो यहाँ पर t और t कैंसिल होके आंसर डायरेक्टली Vm आ जाएगा। इस नेक्स्ट वेवफॉर्म देखते हैं, उससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मुझे Vrms निकालना है, तो यहाँ पर मैं ये जो Vm है उसका स्क्वायर करता हूँ इनटू कितने टाइम के लिए ये वेवफॉर्म ऑन है t डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड 2t, ऐसे इसे करना है सॉल्व। तो इस टाइप का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर Irms हमें निकालना है, तो Irms हम कैसे निकालेंगे? तो हमने जैसे कि डिस्कस किया कांस्टेंट इनटू कितने देर के लिए चल रहा है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर ब्लॉक्स है, ये पहला, ये सेकंड और एक थर्ड। तो पहले ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। तो कांस्टेंट 5² इनटू कितने देर के लिए चल रहा है ये 2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड कितना है 6, प्लस ये 2 इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर इनटू कितने देर के लिए चल रहा है, यहाँ से देख सकते हैं तो 2 से लेके 4 तक, यानी कि ये 2 टाइम्स तक चला है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड 6। बाद में इसे देखते हैं थर्ड ब्लॉक के लिए 1² इंटू 2/6 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 इसका टाइम पीरियड है, और इन सब का रूट लेना है। तो 25 इंटू 2/6 प्लस 4 इंटू 2/6 प्लस 1 इंटू 2/6 सबका हमें रूट लेना है। 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा, यानी कि 25 प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इसका रूट, और 30/3 का रूट आ जाएगा, यानी कि ये 10 का रूट। तो मेरा Irms की वैल्यू √10 एम्पियर्स आ जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पीक फैक्टर से। पीक फैक्टर को हम लोग क्रेस्ट फैक्टर भी कहते हैं। तो जैसे ही इसका नाम सजेस्ट करता है पीक यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए न्यूमरेटर में हम लोग हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे और डिनोमिनेटर में आरएमएस वैल्यू लिखेंगे। तो याद रखने की ट्रिक देखिए, पीक फैक्टर, पीक यानी कि मैक्सिमम, इसलिए ऊपर मैक्सिमम है, और पीक फैक्टर का नेक्स्ट नाम क्या है? क्रेस्ट फैक्टर। तो सी के बाद आर आता है, इसलिए नीचे भी आर आ जाएगा, आरएमएस वैल्यू। सेकेंड है फॉर्म फैक्टर,
या फिर हम उसे शेप फैक्टर भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो RMS अपॉन एवरेज है। स्टार्टिंग से याद रखना है पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। पीक फैक्टर जो है वो मैक्सिमम अपॉन RMS, नीचे RMS अपॉन एवरेज, ऐसा याद रखना है। RMS और RMS आ जाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं पीक टू पीक क्या होता है। पीक टू पीक होता है V max माइनस V मिनिमम। अगर मैं यहाँ पर एक वेवफॉर्म ड्रॉ करूँ, ये Vm है और ये माइनस Vm है, तो यहाँ पर पीक टू पीक अगर मुझे निकालना है, V पीक टू पीक मुझे निकालने के लिए कहा गया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा Vm माइनस माइनस Vm, माइनस ऑफ माइनस Vm, तो मेरा आंसर है 2Vm। तो पीक टू पीक जो वैल्यू है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की होती है। नेक्स्ट देखते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर एकदम इजी फॉर्मूला है, अंडर रूट फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1।